Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Akhtar, sociology teacher at Filler Form. हम लोग मर्टन के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के कॉन्सेप्ट. तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फिलर फॉर्म, आपके जो भी रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हों, उनको बता दीजिए कि अभी 25% ऑफ चल रहा है. अभी अगर वो कोर्स बाय करते हैं तो उनको 25% ऑफ मिलेगा, यानी कि जो 3000 का कोर्स है, अगर दोनों पेपर के लिए वो लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट उनको 25 से 2600 में पड़ेगा. ठीक. और उसके बावजूद वो रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, ALEEM10, यानी कि अलीम10 का कोड यूज कर सकते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये ऑफर है. आप लोग बता सकते हैं उनको, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो या अदर कोर्स हो, तब भी वो ज्वाइन कर सकते हैं. क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे. सब लोगों ने सुना होगा क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का नाम. कई बार जिन्होंने पीजी कर लिया होगा उन्होंने तो जरूर ही सुना होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट हैं और इनको ऑलमोस्ट सारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है, चाहे वो पीजी के कोर्सेज हों चाहे यूजी के कोर्सेज हों. देखिए, डाउट की क्लासेस जो होती हैं वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं. उसकी मेन वजह ये है कि मैं हमेशा डाउट के लिए हर हर वक्त, आप किसी भी क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू क्लास या उससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं वो, क्योंकि डाउट वही होता है ना कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड डाउट होगा, तो उससे रिलेटेड जो डाउट है वो आप इसी क्लास में पूछ सकते हैं. ऐसा कोई स्पेशल क्लास डाउट सेशन के लिए अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग कर लेंगे हफ्ते में एक दिन, लेकिन उससे क्या होगा कि सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा दिक्कत आएगी. तो बेहतर यही है कि आपको जो डाउट हो, आपको जो लास्ट के 5 मिनट मिलते हैं उसमें पूछ सकते हैं, या बीच में भी आप कमेंट कर सकते हैं. अगर मुझको लगेगा कि हाँ, इस पॉइंट पे मुझको अब जवाब दे देना चाहिए, तो मैं उस पे आपको रिप्लाई दे दूंगा. ठीक. तो डाउट क्लियरिंग सेशन आपका सारा डाउट क्लियरिंग सेशन है. जो भी आप पूछ सकते हैं, हमेशा मैं रेडी हूँ. जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं. बस ये है कि जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड पूछेंगे तो बेहतर होगा. उससे क्या होता है कि अभी हम लोग जो चीजें नहीं पढ़े हैं, हो सकता है आपका जो डाउट है वो पढ़ते वक्त आपका वो क्लियर हो जाए उसमें. ठीक. तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि जो चीजें पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड डाउट पूछें, या जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड पूछें. और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो वो सब चीजें आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक. तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस में डाउट कभी भी पूछ सकते हैं. तो प्लेटफॉर्म आपको हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार है. बस शर्त ये है कि आपको पढ़ाई करना है और दिसंबर में आपका नेट जेआरएफ क्लियर होना चाहिए. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं. क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस वाज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एथनोलॉजिस्ट. ये फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इथनोलॉजिस्ट हैं. ठीक. whose work was key in the development of the theories of structuralism and structural anthropology. ठीक.
जिनका की डेवलपमेंट किसमें है, ज़्यादातर स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक, स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी है। ठीक, इनको जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के साथ आधुनिक मानव विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो जॉन फ्रेजर को आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मतलब सोशल मानव विज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी जेम्स जॉर्ज फ्रेजर को ही साइकोलॉजी का फादर माना जाता है, लेकिन उनके साथ साथ क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस को भी माना जाता है। ठीक, इनका जो बॉर्न हुआ था वो 28 नवंबर 1908 यानी कि 28 नवंबर 1908 को में हुआ था। ठीक, और ये इनकी डेथ हुई थी बेल्जियम में हुआ था। ठीक, इनकी डेथ हुई थी 30 अक्टूबर 2009 पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक, ये इन्फ्लुएंस किससे थे, फ्रेडिनेंड डी सॉसर, इमाइल डर्कीम, कार्ल मार्क्स एंड मोर। ठीक, तो ज्यादातर मेन चीजें आपको याद रखना है कि ये फ्रेडिनेंड डी सॉसर, इमाइल डर्कीम और कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे, तो उनसे रिलेटेड थ्योरी ही देते होंगे। ठीक, जब आपको ये पता चल जाती हैं चीजें कि वो किससे इन्फ्लुएंस थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर हो जाती हैं जो मतलब क्योंकि अगर ये इमाइल डर्कीम से रिलेटेड है यानी कि कहीं ना कहीं ये फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते होंगे। कार्ल मार्क्स को साथ साथ में कार्ल मार्क्स से भी इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है कि पूरी तरीके से ये फंक्शनलिज्म को सपोर्ट ना करते हों, कुछ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे भी बिलीव करते हों। ठीक, स्ट्रक्चरलिज्म का स्ट्रक्चरेशन या स्ट्रक्चरलिज्म की जो स्ट्रक्चरल स्टडी है वो ज्यादातर फ्रेडिनेंड एंड सॉसर ने किया है। ठीक, तो चूंकि इनकी भी थ्योरी में ज्यादातर स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ही दिखाई देता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेडिनेंड एंड डी सॉसर भी स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंस कहते हैं कि प्रभावित होना। ठीक, आप किससे प्रभावित हैं, प्रभावित मतलब कि आप उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उससे प्रभावित होकर एक नई थ्योरी आप दे रहे हैं, तो ये इसको इन्फ्लुएंस कहा जाता है। सबसे पहला जो इनका कॉन्सेप्ट है वो माइथोलॉजी और माइथोलॉजिक है। ठीक, माइथोलॉजी और माइथोलॉजिक, पौराणिक कथाओं या पौराणिक कथाएं। ठीक, तो दोनों का एक ही मीनिंग होता है हिंदी में, लेकिन माइथोलॉजी और माइथोलॉजी दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं इनकी थ्योरी में। ही कंसीडर्ड स्ट्रक्चर एज अ मॉडल और मेथड। उन्होंने स्ट्रक्चर को एक मॉडल और मेथड के रूप में कंसीडर किया, और इन्होंने ही कहा था कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मिथ है। स्ट्रक्चर इज अ मिथ। उन्होंने संरचना को एक मॉडल या पद्धति के रूप में माना। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर इज अ मिथ। ठीक, कल्चरल इनर्शिया के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए मिथ की बात ज्यादातर ये करते हैं। ठीक, मिथ किसको कहते हैं, मिथ कहते हैं कि ऐसी चीजें जो बहुत जमाने से चलती आ रही हो लेकिन उसकी कोई सच्चाई, कोई रियलिटी ना एग्जिस्ट करती हो, उसी को कहा जाता है मिथ। तो इन्होंने क्या कहा कि स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का मिथ है, यानी कि एक तरह की कल्पना है जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। ठीक, उन्होंने संरचना को एक मॉडल या पद्धति के रूप में माना है। उसके बाद कल्चरल इनर्शिया के बारे में बताते हैं। तो जिन्होंने 9th क्लास में इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, उनके लिए आज ये काम की चीज है। इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी चीज को रेजिस्ट करना, मतलब किसी भी चीज को रोकना। ठीक, किसी भी चीज को रोकना या मतलब उससे उसको उसके अपोजिशन में खड़े हो जाना। ठीक, उसी को कहा जाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग फिजिक्स में देखें तो न्यूटन ने दिया था। एक न्यूटन ने बात किया है इनर्शिया की, लेकिन हम लोग को कल्चरल इनर्शिया के बारे में बात करना है। इनर्शिया कहते हैं जैसे हम लोग बस में जब ट्रेवल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लोग खड़े होते हैं या जो बैठे ही होते हैं बस में,
अचानक से ब्रेक लगने की वजह से हम लोग कहाँ पे जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। जो लोग खड़े होते हैं वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इनर्शिया की ही वजह से होता है, क्योंकि जब बस मूव कर रही थी तो हमारी बॉडी मतलब उसी मूविंग पोजीशन में अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन जब अचानक से ब्रेक लगती है तो हमारी बॉडी उस ब्रेक को रेजिस्ट करते हुए अपने आप को मूविंग में ही डालती है, जिससे क्या होता है कि आप आगे की तरफ तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से आपको गिरने का भी खतरा हो जाता है। ठीक, तो इनर्शिया मतलब होता है रेजिस्टेंस, किसी चीज को रोकना, किसी चीज के खिलाफ बोलना। ठीक, तो कल्चरल इनर्शिया मतलब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट एमजोरेट ने भी इस्तेमाल किया है, एमजोरेट ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, इसको क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने भी यूज किया है। तो कल्चरल इनर्शिया मतलब होता है रिफर्स टू अवॉइड कल्चरल चेंज। जो भी कल्चर में चेंज हो रहा है तो वहाँ का जो कल्चर है, कल्चर जो है उस चेंज को रजिस्ट करता है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है कल्चरल इनर्शिया। रजिस्ट मतलब कि उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे समाज में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो उस चीज को रजिस्ट करता है, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि अगर मैं मोबाइल यूज की बात करूं तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा हुआ है हमारे इंडियन कल्चर में। ठीक, पहले लोग इसको यूज करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये लगने लगा कि इसके बिना मतलब एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लोग मोबाइल का यूज करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब लोग मोबाइल का यूज करने लगे तो इसमें जेंडर डिवाइड हो गया। ठीक, जब आप सोशोलॉजी पढ़े मतलब आप सोशोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो उसको हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं उसको सोशोलॉजिकली जब तक आप सोशोलॉजिकली सोचना शुरू नहीं करेंगे, समाज शास्त्र की तरह से सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप सोशोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। ठीक, तो जब मोबाइल को जेंडर कॉन्सेप्ट में कैसे यूज किया गया कि कुछ टाइम के बाद जब लोगों ने सोसाइटी में यानी कि हमारे कल्चर ने जब मोबाइल को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब क्या कर दिया कि ये जो है मेल के लिए सिर्फ एक्सेप्ट किया। पहले क्या किया, सिर्फ मेल के लिए एक्सेप्ट किया कि जो मेल है वो मोबाइल को यूज कर सकते हैं, फीमेल को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। ठीक, अभी भी आप देखते होंगे, अभी भी हमारा समाज जो है इतना, हमारा कल्चर भी अभी भी रजिस्ट कर रहा है इस चीज को कि अभी भी मतलब कुछ समाज हमारे मतलब इंडियन सोसाइटी में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सोसाइटी होंगी, कुछ ऐसे जगहें होंगी, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे अ, अभी भी ये चीजें हैं कि फीमेल को मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, धीरे धीरे कल्चर उसको ढालने की कोशिश करता है। तो पहले तो उन्होंने रजिस्ट किया, पूरा कल्चर ने पूरी तरीके से उस चीज को रजिस्ट किया कि ये यूज ही नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो है उसको एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट जब किया तो जेंडर बेस्ड कर दिया कि मतलब मेल यूज कर सकते हैं लेकिन फीमेल को नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे ये चेंज होते होते अब फीमेल भी यूज करने लगी। ठीक, लेकिन बहुत मतलब हम 100% नहीं कह सकते। अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो नंबर ऑफ मोबाइल यूजर इन अकॉर्डिंग टू मेल इज लेस। ठीक, ऑफ फीमेल मतलब कि जो फीमेल हैं उनका नंबर ऑफ आप अगर निकालेंगे तो मेल के मुकाबले में बहुत ही कम है मोबाइल यूज करने का। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कल्चरल इनर्शिया की वजह से है। हमारा कल्चर जो है उस चेंज को रजिस्ट करता है। ठीक, हम नहीं उतना, मतलब हमारा कल्चर जो है वो क्या है, पैट्रियार्कल कल्चर है। ठीक, पितृसत्ता समाज है हमारा, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो ये हमेशा जो है मेल डोमिनेशन को ही फोकस करता है। इसीलिए हर वो चीज जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती होगी या हर वो चीज जो जिससे कोई स्टेटस जुड़ा होगा, उससे हम क्या करेंगे, उसको मेल से जोड़ते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से कल्चरल इनर्स क्या करें। ठीक, तो बहुत सारे चेंज ऐसे सोसाइटी में आते हैं जो पहले हमारा कल्चर जो है उसको रिस्पॉन्ड तो करता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या है, थोड़ा सा रजिस्ट करता है। पहले शुरू में जो है वो रजिस्ट करता है पूरी तरीके से कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो चीजें कल्चर में आते आते एक्सेप्ट होती हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल दूं, एमजोरेट संस्कृत परिवर्तन से बचने के लिए संदर्भित करता है। मतलब कि जो हमारी संस्कृति होती है वो हमेशा
परिवर्तन से बचने के लिए अपने आप को संदर्भित करता है, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जो भी परिवर्तन समाज में आते हैं। ठीक, अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं तो कास्ट यानी कि जात का है। कास्ट यानी कि जात, तो इसमें क्या है कि पहले हम क्या करते थे कि विद इन कास्ट जो है मैरी करना है। ठीक, अभी भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये कल्चर जो है इस चीज को रजिस्ट कर रहा है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग, जिनकी क्लास जो है, जिनकी सोशल मोबिलिटी हाई हो जाती है, यानी कि अगर हम देखें ना कि अगर मतलब कोई अच्छी पोस्ट है, इकोनॉमिकली वेल कपल हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कास्ट नहीं देखते। वहाँ पे हम कास्ट वगैरह या रिलीजन तक नहीं देखते हैं। ठीक, बहुत सारे आपने देखा होगा डीएम, एसडीएम या आईएएस का एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेते हैं, उनमें जो शादियाँ होती हैं, या जिन जो कैपिटलिस्ट क्लास है यानी कि जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ भी जात या रिलीजन नहीं देखा जाता। तो ये क्या है, पहले का कल्चर जो हमारा था उस चीज को अभी भी रजिस्ट करता है। अभी भी जब आप सुनेंगे कि मतलब इस तरह हो रहा है, तो जो भी मतलब कास्ट को मानने वाले लोग हैं वो उसको रजिस्ट करते हैं। तो एक तरह का ये सांस्कृतिक जड़ता कहलाता है, कल्चरल इनर्शिया कहलाता है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो कास्ट में चेंजेस आते हैं, तो कास्ट जो है उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि कास्ट के अंदर जो कल्चर है वो हमेशा कल्चरल इनर्शिया पे ही फोकस करता है और उसी को फॉलो करता है, सांस्कृतिक जड़ता को ही फॉलो करता है। ठीक, तो समझ में आ गया कल्चरल इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है, या सांस्कृतिक जड़ता का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, और उसके साथ साथ एन जोरेट ने ही इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो ब्राइकोलाइट का आता है। ब्राइकोलाइज भी पढ़ा जाता है या ब्रिकोलाइज भी पढ़ा जाता है। तो ब्रिकोलाइज क्या होता है? ब्रिकोलाइज is the skill of using whatever it is at hand and recombining them to create something new. आपके पास जो भी है उससे आप एक नई चीज अगर बनाने की कोशिश करते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रिकोलाइज कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जो ओल्ड मटेरियल थे, वो किसी काम के नहीं थे, हमने उसको उठाया और उससे एक नई चीज बना दी। हम कहीं से और नई चीज नहीं ला रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए, जो हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है उसी रॉ मटेरियल से हम एक नई चीज बना रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रिकोलाइज। ठीक, वॉट एवर इज एट हैंड, मतलब कि जो भी हमारे हाथ में अभी है उसी का यूज करके अगर हम कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको ब्रिकोलेज कहा जाता है। ब्रिकोलेज जो कुछ भी हाथ में है उसका उपयोग करने और कुछ नया बनाने के लिए उन्हें पुनः संयोजित करने का कौशल है। ठीक, तो जो भी चीजें हमारे हाथ में, जो भी चीजें हैं उसका उपयोग करके एक नई वस्तु या एक नया सिस्टम अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको ब्रिकोलेज कहा जाता है। कोई भी चीज हो सकती है, या तो हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो फिजिकल चीज है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी प्लास्टिक थी, उसको हम लोग क्या किए, इकट्ठा करके एक नई चीज बना दिए। प्लास्टिक बॉटल का यूज होता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, आपने देखा होगा। जो ओल्ड ओल्ड चीजें होती हैं उनका यूज बहुत ही डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में किया जाता है। तो ये क्या है? एक तरह का ब्रिकोलेज है। ठीक, प्लास्टिक बॉटल्स का यूज होता है, या कार्टून्स का यूज होता है डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए। जो सजावट के आइटम्स होते हैं वो ज्यादातर पुरानी चीजों से ही बनाए जाते हैं, तो वो स्किल क्या कहलाती है? ब्रिकोलेज कहलाती है। तो ये सोशल साइंसेज में क्यों यूज हो रही है? सोशल साइंसेज में इसलिए यूज हो रही है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे पास, जितने कॉन्सेप्ट अवेलेबल होते हैं, जितनी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होती है, उसी नॉलेज, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई थ्योरी हम लोग डेवलप कर लेते हैं। इसी को ब्रिकोलेज कहा जाता है। ठीक, अब ब्रिकोलियर क्या होता है? ब्रिकोलियर क्या होता है? जो इस चीज को कर पाता है, जिसके पास ये स्किल है कि जो चीज उसके हाथ में है उससे एक नई चीज बना सकता है, उसको ब्रिकोलियर कहा जाता है। उस शख्स को, प्रोसेस को ब्रिकोलाइज कहा जाएगा, लेकिन जो शख्स कर रहा है, यानी कि जो पर्सन कर रहा है उस चीज को, उसी को ब्रिकोलियर कहा जाता है। हु इज द सेवेज माइंड वर्क्स विद हिज हैंड इन डेवियस वेज।
एक सेवेज माइंड है जो अपने हाथ का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है, पुट प्री एग्जिस्टिंग थिंग टुगेदर, और जो पहले से मौजूद चीजें हैं उसको एक साथ रखकर एक नया तरीका ढूंढकर एक नई चीज बनाता है, उसी को ब्रिकोलियर कहा जाता है। एंड मेक्स डू विद वॉट एवर इज एट हैंड, और जो भी उसके हाथ में जो भी चीजें हैं उसी का इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाता है, तो उसको ब्रिकोलियर कहा जाता है। जो जंगली दिमाग है अपने हाथों से कुटिल तरीकों से काम करता है, अपने हाथों से कुटिल तरीके से काम करता है, पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से एक साथ रखता है, और जो कुछ भी हाथ में है उसके साथ करता है। तो मतलब कि जो कुछ भी उसके हाथ में है, जो पुरानी चीजें हैं उनको जमा करके एक नए तरीके से इस्तेमाल करता है और एक नई चीज बनाता है, तो उसी को ब्रिकोलियर कहा जाता है। ठीक, तो ब्रिकोलेज और ब्रिकोलियर किसको कहते हैं ये समझ में आ गया क्या होता है। इसमें पर्सन जो है, जो व्यक्ति है, वो ब्रिकोलियर कहलाता है। जो व्यक्ति है वही ब्रिकोलियर कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है ब्रिकोलियर। व्हाट Levi-Strauss point out here is that signs already in existence are used for purposes that they were originally not meant for। ठीक, तो जो भी साइंस, साइंस किसको कहते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं या जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि ब्रिकोलेज क्या होता है या ब्रिकोलियर क्या होता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आता है। ठीक, तो ब्रिकोलेज या ब्रिकोलियर से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक, तो मीनिंग आपको अगर ब्रिकोलियर है तो मतलब वो पर्सन जो पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके एक नई चीज बना रहा है। ब्रिकोलोज मतलब कोई भी पुरानी चीज का इस्तेमाल करके नई चीज बना। ठीक, तो इससे क्या मीनिंग निकालते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। इससे मीनिंग ये निकालते हैं कि जो साइंस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, point out there is that science already in existence are used for purposes that they were originally not meant for। तो कुछ साइन, साइन किसको कहेंगे अब यहाँ पे, जो साइन है, साइन एंड सिंबल। तो साइन एंड सिंबल क्या होते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। ठीक, तो जो संकेत हमारे पास मौजूद होते हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बताते हैं कि पहले से मौजूद संकेतों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनके लिए वो मूल रूप से नहीं थे। तो कुछ साइन एंड सिंबल्स थे जिनका उपयोग अभी जो हो रहा है उसकी मीनिंग पहले नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ब्रिकोलेज की वजह से हुआ, क्योंकि लोग जो है उन्हीं साइंस और सिंबल का इस्तेमाल करके या उन्हीं संकेतों का इस्तेमाल करके एक नई मीनिंग बना लिया। ठीक, पुराने संकेतों का या पुराने साइन का इस्तेमाल करके एक नई मीनिंग बना लिया। ठीक, जो मीनिंग पहले उससे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ब्रिकोलेज प्रोसेस के जरिए इन्होंने एक उसी चीज को जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, साइन या संकेत, उसी का इस्तेमाल करके एक नई मीनिंग, एक नया मतलब उसका निकाल लिया। तो इसी को क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ब्रिकोलेज कहा है। ठीक, तो सोशल साइंस में ये चीजें होती हैं कि जो साइन है यानी कि संकेत है, उनका इस्तेमाल करके उसकी एक नई मीनिंग दे दी जाती है। ठीक है, वही चीज, संकेत वही है, साइन वही है, लेकिन उसको एक नई मीनिंग दे दी जाती है ब्रिकोलेज प्रोसेस के जरिए, जिसको क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने डिफाइन किया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी अपोजिशन का, तीव्र आधारी विरोध का। ठीक, तो बाइनरी मतलब क्या होता है, टू। बाइनरी मतलब, बाई मतलब होता है टू। ठीक, बाई मतलब टू होता है। बाइनरी मतलब, बाइनरी अपोजिशन मतलब कि दो लोगों के बीच अपोजिशन। द्विव आधारी विरोध मतलब कि दो आधार में जब विरोध होता है, ठीक, तो एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं उसको बाइनरी अपोजिशन कहा जाता है। तो बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने किया है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो
लुई डोमो ने किया है। ठीक, तो लुई डोमो चूंकि ये इन्फ्लुएंस थे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने किया था लुई डोमो ने बाइनरी अपोजिशन का इस्तेमाल। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर ओवरऑल की बात की जाए कि बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो वो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस होगा। अगर ऑप्शन में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस नहीं है, लुई डोमो है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं क्योंकि वो वहां पे अगर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस नहीं है तो लुई डोमो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बाइनरी अपोजिशन का टर्म किसने यूज किया है तो वो लुई डोमो ने किया है। ठीक, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बिलीव्ड binary opposites form the basic structure of all human culture and all human ways of thought। ठीक, तो इन्होंने कहा कि बाइनरी अपोजिशन के जरिए ही जो बेसिक कल्चर हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं सारे ह्यूमन कल्चर के या सारे ह्यूमन के सोचने के तरीके, वो सब बाइनरी अपोजिशन के बेस पे ही होते हैं। ठीक, वो सब बाइनरी अपोजिशन के बेस पे होते हैं। जैसे कि रॉ, तो रॉ का अपोजिट क्या है? कुक्ड, कच्चा और पका हुआ। ठीक, तो इससे हम लोग डिफाइन करते हैं सारी चीज। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बाइनरी अपोजिशन से बनता है। ठीक, कौन से बाइनरी अपोजिशन से? ह्यूमन कल्चर के या ह्यूमन वेज ऑफ थॉट के, इंसानों के सोचने और उनके कल्चर के तरीके, उनकी संस्कृति और उनकी विचार के तरीके जो होते हैं उनमें द्विआधारी विरोध होता है, जिससे हम लोग जो समाज की संरचना होती है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मानते थे कि द्विआधारी विरोधों ने सभी मानव संस्कृतियों की मूल संरचना, तो द्विआधारी विरोधों ने ही सभी मानव संस्कृति की मूल संरचना और विचार के सभी मानवीय तरीकों का गठन किया। ठीक, और विचार के सारे मानवीय तरीकों का गठन द्विआधारी विरोधों ने ही किया है। ठीक, in terms of communication studies, he also said binary pairs were essential to all human signifying structure। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्टडीज में भी इन्होंने यूज किया है बाइनरी पेयर्स का। कम्युनिकेशन स्टडीज क्या होती है? जहाँ पे आप ये स्टडी करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, आपस में बातचीत कैसी होती है। संचार अध्ययनों के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि बाइनरी जोड़े सभी मानव संकेतों संरचनाओं के लिए आवश्यक है। तो जो भी संकेत हैं, मतलब जो लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी बाइनरी पोजीशन के जरिए ही बनाई जाती है। ठीक, वो भी बाइनरी अपोजिशन के जरिए ही बनाई जाती है। हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, तो ये भी बाइनरी अपोजिशन है। हॉट जो है वो कोल्ड के अपोजिशन में है। ठीक, गर्म और ठंडा दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसीलिए इसको बाइनरी अपोजिशन कहा है। रॉ एंड कुक्ड, ये भी बाइनरी अपोजिशन है, कच्चा और पका हुआ। ठीक, तो ये चीजें आपको समझना होगा कि हमेशा जो समाज है, जो बाइनरी अपोजिशन है, वही सोशल स्ट्रक्चर, ह्यूमन कल्चर या ह्यूमन थॉट को शेप करता है। ठीक, मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात किया है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर में क्या बात किया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। संरचना के मॉडल के बारे में क्या बात किया है इन्होंने? तो सबसे पहला मॉडल जो आता है इनका, कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल। ठीक, सचेत बनाम अचेतन मॉडल। ठीक, सचेत बनाम अचेतन मॉडल, कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मॉडल। कॉन्शियस किसको कहते हैं? होश आवाज, और अनकॉन्शियस मतलब जहाँ पे आप होश खो बैठते हैं। तो कॉन्शियस यानी कि सचेत मॉडल में उन्होंने क्या कहा? द मॉडल थ्रू विच अ सोसाइटी व्यू इटसेल्फ आर नोन एज कॉन्शियस मॉडल। तो जिस मॉडल में सोसाइटी अपने आप को देखती है उसको कॉन्शियस मॉडल कहा जाता है। मतलब कि सोसाइटी अपने आप को जिस मॉडल में बताती है वही क्या है? उसका कॉन्शियस मॉडल है। सोसाइटी को पता है कि मैं क्या हूँ, एक सोसाइटी क्या है, कैसी है, किस तरह से काम करती है, ये सारी चीजें उसके कॉन्शियस मॉडल में आ जाती हैं। ठीक, तो जो चीजें जाहिर हैं वो कॉन्शियस मॉडल में आ जाती हैं, जो चीजें दिखती हैं वो कॉन्शियस मॉडल में आ जाती हैं। सचेत जिन मॉडलों के माध्यम से एक समाज खुद को देखता है उन्हें चेतन मॉडल के रूप से जाना जाता है। तो उन्हें क्या है? चेतन मॉडल के रूप से जाना जाता है, कॉन्शियस मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक, जैसे कि बहुत सी सोसाइटी के बारे में हमें पता होता है कि अगर ये मेंबर जो है इस सोसाइटी का, अगर ये आदमी जो है इस सोसाइटी का मेंबर है तो उसके तरीके, तौर तरीके ऐसे होंगे। ठीक, तो वो क्या है? एक तरह से उस सोसाइटी का कॉन्शियस मॉडल है।
ठीक, तो कॉन्शियस मॉडल क्या है? जब सोसाइटी जिस मॉडल में अपने आप को व्यू करती है वही उसका कॉन्शियस मॉडल है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मॉडल का टर्म किसने दिया था, या मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात किसने की है? तो ये सब आंसर आपके हो जाएंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। या कॉन्शियस मॉडल होता क्या है, सचेत मॉडल होता क्या है, ये भी पूछ सकता है। These are the models that remain on the surface and are readily observable. ये ऐसे मॉडल होते हैं जो सरफेस पे होते हैं और readily observable होते हैं, मतलब आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें जो कॉन्शियस मॉडल है पहले के टाइम पे, तो साड़ी का कल्चर जो था ये सब क्या है, एक कॉन्शियस मॉडल में आ सकता है। ठीक, कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख के आप पहचान सकते हैं कि ये इंडियन सोसाइटी का मेंबर है। ये ऐसे मॉडल हैं जो सतह पर रहते हैं और आसानी से देखने योग्य होते हैं। ठीक, दीज आर ऑल्सो नोन एज होम मेड मॉडल्स। ये होम मेड मॉडल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कॉन्शियस मॉडल को होम मेड मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें होम मेड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी नॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और व्हाट लेवी-स्ट्रॉस कॉल्ड एज इनसाइडर मॉडल्स, या इनसाइडर मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉन्शियस मॉडल के कई नेम हैं। ठीक, एक तो नॉर्म्स है, तो जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, मानदंड होते हैं, वो भी क्या है, कॉन्शियस मॉडल ही होते हैं। होममेड मॉडल कहा जाता है या इनसाइडर मॉडल भी कहा जाता है इसको। ठीक, तो डिफरेंट नेम्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि जो आप याद करके जाएं, आपने पता चला कॉन्शियस मॉडल यूज याद किया है और आपसे पूछ ले कि इनसाइडर मॉडल क्या होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम होगा जो आपने कॉन्शियस मॉडल याद किया। ठीक, तो डिफरेंट मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस मॉडल, यानी कि अचेत मॉडल क्या होता है। अंडर द कॉन्शियस मॉडल लाई द डीपर स्ट्रक्चर with which a society is not directly or unconsciously aware of। ठीक, तो एक डीपर स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में सोसाइटी जो है वो अवेयर नहीं होती है, या मतलब पूरी तरीके से डायरेक्टली अवेयर नहीं होती है। होती तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं होती है, मतलब वो चीजें सोसाइटी में हो रही हैं लेकिन सोसाइटी उसको शो नहीं कर रही है, उसको व्यू नहीं करती है कि ऐसा होता है सोसाइटी में। ठीक, तो ये अनकॉन्शियसली अवेयर होती है सोसाइटी उससे। ऐसे मॉडल को अनकॉन्शियस मॉडल कहा जाता है। दिस ही कॉल्ड एज अनकॉन्शियस मॉडल, और इसी को उन्होंने अनकॉन्शियस मॉडल के नाम से जाना है। ठीक, सचेत मॉडल के तहत गहरी संरचनाएं होती हैं जिनके बारे में समाज तो अचेत मॉडल के तहत गहरी संरचनाएं होती हैं जिसके बारे में समाज प्रत्यक्ष या सचेत रूप से जागरूक नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष या सचेत रूप में समाज उसके बारे में जागरूक नहीं होता है या उसके बारे में नहीं जानता है, इसे अचेतन मॉडल कहा जाता है। ठीक, इसे अचेतन मॉडल या अनकॉन्शियस मॉडल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट मॉडल आता है मैकेनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक, मैकेनिकल बनाम सांख्यिकीय मॉडल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल देख लेते हैं। मैकेनिकल क्या होता है, यानी कि यांत्रिक मॉडल क्या होता है। लेवी-स्ट्रॉस डिफाइंड मैकेनिकल मॉडल एज दोज मॉडल्स which exist on the same scale as the phenomena itself। ठीक, तो ऐसा मॉडल जो सेम स्केल पे मौजूद होता हो जैसा वहाँ का फिनोमिना है। ठीक, जैसा फिनोमिना है वैसा मॉडल हो तो उसको मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। लेवी-स्ट्रॉस ने मैकेनिकल मॉडल को उन मॉडलों के रूप में परिभाषित किया है जो घटना के रूप में ही मौजूद होते हैं समान पैमाने पर। ठीक, समान पैमाने पर घटना के रूप में मौजूद होते हैं, ऐसे मॉडल को मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है या यांत्रिक मॉडल कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी कि सांख्यिकीय मॉडल क्या होता है, व्हेन द मॉडल एंड द phenomenon lie ऑफ अ डिफरेंट स्केल। जब अलग अलग स्केल पे मॉडल और फेनोमेना होते हैं तो इसको स्टैटिस्टिकल मॉडल कहा जाएगा। जब मॉडल और परिघटना भिन्न पैमाने के होते हैं तो उन्हें सांख्यिकीय मॉडल कहा जाता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल की भी बात किया है, इसी को ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल मॉडल कहा जाता है। अवलोकन और प्रयोगात्मक मॉडल भी इन्होंने दिया है। तो ये सारे मॉडल्स आपको याद रखने हैं, कितने टाइप्स के मॉडल दिए हैं
और मॉडल्स को अलग अलग किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, संरचनात्मक निर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक, तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है या संरचनात्मक निर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिनोम्स का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। तो फिनोम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, फिनोम्स का ठीक ये भी देख लेते हैं। तो फेनोम का कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इवन मुझको लगता है कि पिछले साल 2022 में भी पूछा गया है। ठीक, एग्जैक्ट मुझको ध्यान नहीं है लेकिन शायद पूछा गया है। ठीक, तो फेनोम्स का कॉन्सेप्ट भी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने दिया है। जस्ट एज जैकबसन यूज फेनोम्स टू डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, तो जैकबसन ने पहले यूज किया था फेनोम्स का इस्तेमाल किया था लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर हैं उनको डिफाइन करने के लिए। जैसे जैकबसन ने भाषाई संरचना का वर्णन करने के लिए स्वरों का उपयोग किया, तो फेनोम मतलब होता है स्वर। ठीक, स्वरों का उपयोग किया किस लिए, भाषाई संरचना को बताने के लिए जैकबसन ने किया था। ठीक, लेवी-स्ट्रॉस एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स दैट ही कॉल्स माइथीम्स, तो इन्होंने एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में एनालाइज किया, जिसको उन्होंने उस रिलेशनशिप को क्या नाम दिया था, माइथीम नाम दिया था। ठीक, तो माइथीम का कॉन्सेप्ट भी क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने दिया है। ठीक, लेवी-स्ट्रॉस ने उन तथ्यों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है जिन्हें वो माइथीम कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। माइथीम्स कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ रिलेशंस, तो माइथीम के अंदर क्या है, बंडल्स ऑफ रिलेशन होते हैं, सिर्फ एक रिलेशन नहीं, मतलब कई रिलेशंस उसमें होते हैं, विच प्रोड्यूस मीनिंग, जिसके अंदर मीनिंग प्रोड्यूस होती है, जो कोई मीनिंग देते हैं। ही डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल माइथीम, उन्होंने कभी एक माइथीम की स्टडी नहीं की, बट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, लेकिन तो माइथीम के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी उन्होंने की। एक एक माइथीम की स्टडी नहीं की, बल्कि माइथीम के रिलेशनशिप की स्टडी की। माइथीम से में संबंधों के बंडल होते हैं। ठीक, तो माइथीम में संबंधों, सिर्फ संबंध नहीं होते हैं बल्कि संबंधों के बंडल होते हैं जो अर्थ उत्पन्न करते हैं, जो अर्थ उत्पन्न करते हैं। वो व्यक्तिगत माइथीम का अध्ययन नहीं करता है, वो कभी भी जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस है वो कभी भी व्यक्तिगत माइथीम का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये चीज याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने माइथीम की स्टडी नहीं की, बल्कि माइथीम के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी की। ठीक, उन्होंने माइथीम की स्टडी नहीं की, माइथीम का अध्ययन नहीं किया, बल्कि माइथीम के बीच के संबंध का अध्ययन किया। ठीक, नेक्स्ट आता है अलायंस थ्योरी, बहुत ही फेमस थ्योरी है जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस से जोड़ी जाती है, गठबंधन सिद्धांत। तो अलायंस थ्योरी इन्होंने किनशिप स्ट्रक्चर को बताने के लिए अलायंस थ्योरी दिया था। ठीक, तो द अलायंस थ्योरी ऑल्सो नोन एज द जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, तो अलायंस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड, ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग किनशिप रिलेशन, किनशिप रिलेशन को स्टडी करने का एक मेथड है। ठीक, अलायंस मतलब होता है गठबंधन, आपस में जो रिलेशनशिप है उसमें क्या गठबंधन है, क्या बैकग्राउंड मतलब, हाँ थोड़ी देर के लिए रहेगी वॉइस, उसको नहीं कुछ कर सकते, थोड़ी देर रहेगी उसके बाद
खत्म हो जाएगी। ठीक। द अलायंस थ्योरी आल्सो नोन एज द जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो अलायंस थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड है जिसको जो है इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, किनशिप रिलेशंस को स्टडी करने के लिए। गठबंधन सिद्धांत, जिसे आदान प्रदान के समान सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, तो गठबंधन सिद्धांत को आदान प्रदान के समान सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने की एक संरचनावादी पद्धति है। ये रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने की एक संरचनावादी पद्धति है। ठीक। तो रिश्तेदारी के जो संबंध हैं या रिश्तेदारी संबंधों की स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए गठबंधन सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। गठबंधन सिद्धांत किसने दिया था? क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। ठीक। अलायंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इंसेस्ट टबू। तो अलायंस थ्योरी किस पे बेस्ड था? इंसेस्ट टबू। अकॉर्डिंग टू इट, only this universal prohibition of incest pushes human group towards exogamy। इसी इंसेस्ट तबू की वजह से ह्यूमन ग्रुप एक्सोगैमी की तरफ जाते हैं। एक्सोगैमी मतलब अपने ग्रुप से बाहर शादी करना। अपने ग्रुप से बाहर शादी करने को एक्सोगैमी कहा जाता है, चाहे वो कास्ट के बाहर हो, चाहे वो गोत्रा के बाहर हो, या अपना कोई भी ग्रुप हो, उससे बाहर आपको शादी करना है, इसको एक्सोगैमी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक्सोगैमी क्यों होती है? इंसेस्ट टबू की वजह से। एक्सोगैमी हमेशा इंसेस्ट टबू की वजह से होती है। तो इंसेस्ट टबू का मीनिंग क्या होता है वो मैं बता दूं आपको, या अनाचार निषेध क्या होता है। ठीक। इंसेस्ट टबू या अनाचार निषेध। तो निषेध मतलब आप लोग जानते होंगे, निषेध मतलब किसी चीज से रोकना, टबू मतलब किसी चीज से रोकना। इंसेस्ट कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप। ठीक। तो जो आपके ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं वो इंसेस्ट टबू कहलाते हैं। मीन्स इंसेस्ट मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं। इंसेस्ट कहते हैं सेक्सुअल फीलिंग विद ब्लड रिलेटिव्स। ब्लड रिलेशंस के साथ अगर सेक्सुअल फीलिंग है तो उसको क्या कहा जाता है? इंसेस्ट कहा जाता है। और ये टबू माना जाता है, एक तरह से इसको गलत माना जाता है। ये मना होती है बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारी सोसाइटी में। तो अनाचार निषेध होता है बहुत सारी सोसाइटी में। अनाचार क्या है? कि जब आपको एक शारीरिक संबंध जो है आपको फील होता है आपके अपने खूनी रिश्तेदारों में, तो उसको क्या कहा जाता है? अनाचार कहा जाता है। और ये निषेध होता है बहुत सारे समाज में। तो अलायंस थ्योरी ये कहती है, यानी कि क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ये कहते हैं कि इंसेस्ट टबू की ही वजह से एक्सोगैमी होती है। क्योंकि एक्सोगैमी क्यों होती है? जो गोत्रा होता है, अगर हम मैं इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो अच्छे से समझ में आएगा। गोत्रा के बाहर ही शादी करना होता है। क्यों? क्योंकि माना ये जाता है कि गोत्रा में जो गर्ल्स हैं वो सारी क्या हैं? आपकी सिस्टर हैं। आप जिस गोत्रा से बिलोंग करते हैं उस गोत्रा में जितनी गर्ल्स हैं वो सब क्या हैं? सिस्टर हैं। और जितने बॉयज हैं वो सब क्या हैं? ब्रदर। ठीक। तो सिस्टर और ब्रदर क्या होते हैं? ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, ये माना जाता है। तो इसीलिए आप जो है अपने गोत्रा में शादी नहीं कर सकते। गोत्रा से बाहर शादी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सोगैमी। तो इसी को अलायंस थ्योरी कहती है कि इंसेस्ट टबू की ही वजह से, यानी कि अनाचार निषेध की वजह से जो है क्या होता है? बहिर्विवाह होता है। बहिर्विवाह मतलब कि अपने समूह से बाहर शादी करना। ठीक। बॉयज जो है वो क्या है? ब्रदर। ठीक। तो समझ में आ गया बहिर्विवाह क्या होता है या एक्सोगैमी क्या होता है। ठीक।
और अलायंस थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में, तो गठबंधन सिद्धांत अनाचार निषेध पर आधारित है। तो गठबंधन सिद्धांत ज्यादातर जो है वो क्या है, अनाचार निषेध पर आधारित है। इसके अनुसार अनाचार का ये सार्वभौमिक निषेध, तो अनाचार का जो ये निषेध है यही मानव समूह को बहिर्विवाह की ओर ढकेलता है। मतलब मानव समूह को ये कहता है कि आप अपने ग्रुप से, अपने समूह से बाहर शादी करें, ठीक, अपने समूह से बाहर विवाह करें, ठीक। Thus, inside a given society, certain categories of kin are forbidden to intermarry. तो अ, कोई भी सोसाइटी होती है उसमें कुछ कैटेगरी के किन के साथ शादी करना जो है वो फॉरबिडन होता है, मतलब कि वो आपको उससे रोका जाता है, ठीक, कि आप इतने रिश्तेदारी में आप यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हिंदुइज्म की बात करें, हम हिंदुइज्म की बात करें तो क्या है, गोत्रा में आप शादी नहीं कर सकते। तो हर सोसाइटी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट टबू बताती ही बताती है, ठीक, कि आप इतने रिलेटिव तक शादी नहीं कर सकते। तो गोत्रा में भी है कुछ कॉन्सेप्ट कि इतनी जनरेशन तक नहीं कर सकते, ऐसा होता है, ठीक, कि इतनी जनरेशन तक, फादर की इतनी जनरेशन तक या मदर की इतनी जनरेशन तक नहीं कर सकते, ठीक। तो हिंदुइज्म में गोत्रा है। मुस्लिम में आप देखेंगे तो यहाँ पे गोत्रा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कई सारी चीजें मनाही होती है, जैसे मदर, मदर से रिलेटेड, मदर्स की जो सिस्टर्स हैं उनसे नहीं कर सकते आप, फादर के जो ब्रदर हैं उनसे नहीं कर सकते आप, ठीक, अपने भाई बहन से, ब्रदर सिस्टर से नहीं कर सकते, ठीक। और भी मतलब और भी चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें फॉरबिडन होती हैं कि यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते। तो इसी तरह अलायंस थ्योरी ये कहती है कि हर सोसाइटी कुछ ना कुछ कैटेगरी बताती है कि ये चीजें फॉरबिडन है आपके लिए और यहाँ यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते, ठीक। इस प्रकार किसी दिए गए समाज के भीतर किसी दिए गए समाज मतलब कोई भी समाज, ठीक, उसके अंदर कुछ श्रेणी बताई जाती है रिश्तेदारों की कि यहाँ पे आप अंतर विवाह नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ तक आप इन रिश्तेदारों में अंतर विवाह यानी कि उन्हीं रिश्तेदारों के अंदर विवाह नहीं कर सकते, ठीक, ये मना किया जाता है। इसी को इंसेस्ट टबू यानी कि अनाचार निषेध माना जाता है, ठीक। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी लास्ट कॉन्सेप्ट है, हम लोग यही करके उसके बाद लीव करते हैं क्लास। He suggested that the principle of reciprocity is essentially the recognition that gifts set up a series of mutual obligation between those who give and receive them, lies and the heart of human culture, ठीक। तो क्या है कि इस प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के अकॉर्डिंग ये है कि एक ऐसा प्रिंसिपल है कि मतलब जो गिफ्ट ले रहा है, ये दो जो दे रहा है, उनके बीच में एक ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मैं देने वाला हूँ और जो गिफ्ट ले रहा है वो लेने वाला है, तो हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होगा। ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। आप किसी दुश्मन को जाके गिफ्ट तो देते नहीं है, ठीक। तो एक ऑब्लिगेशन क्या हो गया कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, ठीक। या मैं अगर किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस मुझे उसने ही रेट का या उससे ज्यादा रेट का मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह से ऑब्लिगेशन हुआ। मैं अगर किसी के बर्थडे पे गिफ्ट दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे बर्थडे पे वो आदमी मुझे गिफ्ट करे। तो ये क्या है, एक तरह का ऑब्लिगेशन है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, ठीक। कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होता है, जरूरी नहीं है कि गिफ्ट ही वापस की जाए, कुछ ऑब्लिगेशन भी होता है। ऑब्लिगेशन मतलब कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उस गिफ्ट से रिलेटेड जिसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ तो उस पे ये फर्ज हो जाता है कि वो मतलब मेरे साथ अच्छा रिलेशन रखेगा, किसी के सामने मेरी बुराई नहीं करेगा या मेरे साथ मेरे मतलब मेरे सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये क्या है, एक तरह का ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक। दोज हु गिव एंड रिसीव देम लाइज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ये ह्यूमन कल्चर में होता ही होता है, ठीक। रिसीव गिफ्ट का देना और लेना और उससे जुड़े कोई
ऑब्लिगेशंस। ठीक। पारस्परिकता का सिद्धांत क्या कहता है? उन्होंने सुझाव दिया कि पारस्परिकता का सिद्धांत अनिवार्य रूप से मान्यता है। ठीक, तो ये अनिवार्य रूप से हर समाज में होता है, मान्यता है कि उपहार उन लोगों के बीच आपसी दायित्व को एक श्रृंखला स्थापित करता है, दायित्व की एक श्रृंखला स्थापित करता है जो उन्हें देते हैं और प्राप्त करते हैं। तो उपहार की वजह से एक आपसी दायित्व बनता है। ठीक, आपसी दायित्व का श्रृंखला बनती है जिसको फॉलो करना, जिसको मतलब पूरा करना उन लोगों के जिम्मे हो जाता है जो उस गिफ्ट को देते हैं या जो उस गिफ्ट को लेते हैं। ठीक, मानव संस्कृति के ये केंद्र हैं। मतलब ऐसा होता है कि जो गिफ्ट दे रहा है या जो ले रहा है उन दोनों के बीच में एक आपसी दायित्व हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक, तो इंसेस्ट टबू तो मैं समझा चुका हूँ, एक बार मैं मतलब पढ़ दे रहा हूँ क्या होता है। That is, every culture prescribes sexual relations between some kin categories। तो हर सोसाइटी जो है कुछ किन कैटेगरीज के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउ करता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए वो फॉरबिड करता है, मतलब कि आप नहीं कर सकते। बट द पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ किन विद whom sexual relationship were prohibited varied from one culture to the next। तो ये कल्चर टू कल्चर डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कल्चर या मतलब किसी एक कल्चर में इंसेस्ट टबू है तो जरूरी नहीं है कि वो सारे कल्चर में वो इंसेस्ट टबू होगा, कहीं कहीं पे नहीं होता है। ठीक, जैसे कि हमने अब देखा है कि अगर जनरली हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है कि इंसेस्ट माना जाता है मैटरनल अंकल को, लेकिन केरला में कुछ सोसाइटी ऐसी पाई जाती है जहाँ मैटरनल अंकल से जो है जो मतलब गर्ल है वो मैरी कर सकती है, मतलब अपने मामू से वो शादी कर सकती है। तो ये क्या है, एक तरह से कि वहाँ पे इंसेस्ट टबू नहीं है, वो तो वो लोग ये फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये इंसेस्ट टबू है तो वो नहीं कर रहे हैं। ठीक, कुछ ट्राइब्स में ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक कल्चर में कोई चीज इंसेस्ट टबू हो तो वो दूसरे कल्चर में भी वही इंसेस्ट टबू हो। वहां पे भी इंसेस्ट टबू होगा लेकिन वही नहीं होगा जो यहाँ पे है। ठीक, वही भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक, क्या मतलब कल्चर? फिर से क्वेश्चन पूछिए वो दोबारा। व्यभिचार वर्जनाएं क्या होती हैं? अर्थात प्रत्येक संस्कृति में कुछ नातेदारी श्रेणियों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कुछ नातेदारी में जो है कुछ समाज में नातेदारियों के बीच में यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन रिश्तेदारों की विशेष श्रेणियां जिनके साथ यौन संबंध को प्रतिबंध किया गया था एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होते हैं। तो एक संस्कृति में जिन 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 रिश्तेदारों या जिन जिन नातेदारों के बीच यौन संबंध के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जरूरी नहीं है कि दूसरी संस्कृति में भी उन्हीं संबंधों के बीच यौन संबंध पे प्रतिबंध लगाया गया हो। ठीक, प्रतिबंध लगाया गया रहेगा ये जरूरी है, ये हर समाज में पाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हीं नातेदारी या उन्हीं रिश्तेदारों से। ठीक, क्वेश्चन फिर से पूछिए आप। चांद सिंह, आप क्या क्वेश्चन पूछे थे लास्ट वाला, वो फिर से पूछिए। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो पूछ सकते हैं। ठीक, ये मैं पूरा कर लूँ इनसे टबू का, उसके बाद पूछ सकते हैं। He posited that in being not only universal but also culturally variable। तो इंसेस्ट टबू जो है वो यूनिवर्सल तो है ही। ठीक, तो यूनिवर्सल है मतलब कि हर समाज में पाया जाता है, और कल्चरली वेरिएबल मतलब हर कल्चर टू कल्चर अलग अलग होता है। इंसेस्ट टबू मार्क ह्यूमैनिटीज ट्रांजिशन फ्रॉम नेचर टू कल्चर। ठीक, उन्होंने कहा कि न केवल सार्वभौमिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से परिवर्तनशील होने के नाते अनाचार वर्जनाएं ने प्रकृति से संस्कृति में मानव के संक्रमण को चिन्हित किया है। ठीक, नेचर से कल्चर में चेंज किया है। कल्चर की डेफिनेशन क्या है? कल्चर की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दिया है संस्कृति की।
परिभाषा बहुत सारे लोगों ने किया है। तो जो भी हमारे कस्टम्स, नॉर्म्स, अ, जो भी हमारे मतलब अगर मेलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो आर्टिफैक्ट हैं, कि जो भी चीज़ें, जो सामान हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे कल्चर हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो संस्कृतियाँ होती हैं हमारे समाज में, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे हमारे मानदंड हो, रीति-रिवाज हों, ये सब हमारे कल्चर में आ जाता है। ठीक ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है क्वेश्चन तो लीव करते हैं फिर क्लास। मंडे में फिर मिलते हैं। ओके, ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।